नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की बुक और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 5वां पाठ ज्योतिबा फूले, जिसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। तो बच्चों, पहले हम सुधा अरोड़ा का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको बताएंगे। सुधा अरोड़ा जी का जन्म लाहौर पाकिस्तान में 1948 में हुआ और उनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें नई कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुए, मैं उनका नाम बताऊं आपको। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास और औरत की कहानी, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह रहे। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनमें इनका जो पूरा समर्थन रहा है वो महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता और समर्थन देना हमेशा उन्होंने जारी रखा। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह बहुत शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। तो जो सुधा अरोड़ा जी हैं वो मुख्यतः कथाकार हैं, यानी कहानियां लिखती हैं। उनकी भाषा बहुत सहज, संयत और पठनीय है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे बड़े रोचक ढंग से विश्लेषित करती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो निबंध है इसमें लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा संबंधी सुधारों का कार्यों के महत्व को बताया है कि किस तरीके से समाज और धर्म के पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध करके उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों को के समानता के हक में उन्होंने अपनी लड़ाई रखी। क्योंकि आधुनिक शिक्षा का लाभ केवल समाज के उच्च वर्ग को ही मिलता था, वर्ण, जाति, वर्ग व्यवस्था पहले से ही शोषित दलित स्त्री के लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा और समानता के महत्व को समझाया। मतलब वो कहना एक तो पहले से स्त्री शिक्षा को लेके आना और स्त्री शिक्षा में भी जो दलित हैं, जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनकी जाति पिछड़ी हुई है, उनकी स्त्रियों को आगे लाना। तो ये आप सोचो कितना बड़ा काम रहा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी जो हमारे धर्म है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि मेरी सत्ता ना हिल जाए, इसके लिए दूसरे वर्ग को, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरी जाति के लोगों पर किसी भी प्रकार के अत्याचार करने को तत्पर रहे, लेकिन अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उन्होंने उन लोगों को बढ़ावा नहीं दिया। तो ये जो थे ज्योतिबा फूले, इन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे कार्य किए जिसकी वजह से आज हमारी जो पुत्रियां हैं, हमारी बेटियां हैं और कुछ जो उस निम्न वर्ग से भी बच्चे आते हैं वो लोग भी आज पढ़ने के काबिल बन पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में लेखिका ने प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया है। उनका नाम जो था सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में नहीं लिया जाता। जानते हो क्यों? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखना। इसका कारण यह है कि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने कहा ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने के लिए शिक्षा के समर्थक नहीं थे। यानी उन्होंने कहा जो ज्योतिबा फूले हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं कि निम्न वर्ग के लोगों को भी पढ़ाओ, तो हम लोग इनका साथ नहीं देंगे। तो जब उन्होंने टॉप 5 लिए ना, आपकी भाषा में मैं बता दूं, जब उन्होंने टॉप 5 जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने वाले लोगों का नाम लिखा तो उसमें से ज्योतिबा फूले को काट दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये तो हमारे उच्च वर्ग के लोगों की बेइज्जती है कि हम इसका नाम लिखेंगे क्योंकि इसने निम्न वर्ग वालों को पढ़ाया है। समझ गए? गुस्से से। अच्छा, उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर खुल के हमला बोला ज्योतिबा जी ने। उनके प्रयासों से विद्या शूद्रों के घरों तक पहुंच गई। ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था इस शोषण व्यवस्था के विरुद्ध दलितों और स्त्रियों को आंदोलन करना चाहिए। कि देखो शोषण कर रहे हो, हम वो क्या चाहते थे कि ये हमारे घर में बस नौकर चाकर रहे, ये गंदे काम करते रहे या ये मैला ढोते रहे, और इस तरीके के कामों में इनको लगा अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए तो ये क्या होगा, ये तो हमारे सामने बैठेंगे। तो इस तरीके की बड़ी बीमार मानसिकता की शिकार थे वो लोग। और इन्होंने क्या किया, इन सबको काट के
बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके मौलिक विचार मतलब जो बहुत स्वतंत्र विचार थे, गुलामगिरी, शेतकर याचा आसूड यानी ये किसानों का प्रतिशोध और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संकलित हैं। तो वो इनके पुस्तकों के नाम भी हैं, बता रहे हैं। फूले के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनका मत था, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। तो अब देखो वो कब की बात कर रहे हैं। तो इतने पुराने समय में भी वो ये कह रहे हैं कि अगर एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, परिवार के चारों सदस्य अलग अलग धर्म और जाति के हैं, तो ये एक आदर्श परिवार है। ये तो आज भी आप देख रहे हैं कितना जातिवाद का बोलबाला दोबारा से शुरू हो गया है। तो ये तो आज के दृष्टिकोण में भी शायद इतने सारे लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं ज्योतिबा फूले के। ये तो हम बात कर रहे हैं इतनी पुराने समय की, ठीक है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले का कहना था कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ केवल उच्च वर्ग को मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। भला ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो गरीबों से टैक्स उगाकर अमीर के बच्चों को शिक्षा दी जाए। यही कारण है कि महात्मा फूले के विचारों को संभ्रांत समीक्षकों और विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालों ने कोई महत्व नहीं दिया। यानी जो चाहते थे कि सिर्फ उच्च वर्ग पढ़ा लिखा रहे, बाकी के सारे वर्ग ऐसे ही छोटे छोटे कामों में रहे, तो वो लोगों ने उनको कभी भी समर्थन नहीं दिया। महात्मा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि यह वर्ग मानवीय अधिकारों को समझ ही ना पाए और न ही पुरुषों के समान स्वतंत्रता ले सके। ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि रची। उन्होंने अपनी इस विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। यानी उन्होंने एक ऐसे मंत्र थे ना जो बड़े टिपिकल होते हैं कि आप मेरे साथ ऐसे चलोगी, और आपने देखा होगा जब फेरे होते हैं तो बहुत सारा आप इसकी आज्ञा मानोगी, इससे पूछे बिना कहीं जाओगी नहीं, और फिर ये करेंगी। वो आधुनिक काल में जब उनको जो शादी के मंत्र है उनको मॉडिफाई करके उन्होंने ये बता दिया कि आप भी इन पत्नी से इजाजत लेंगे, या उन्हें बिना इजाजत तो नहीं कहते, वो कहते हैं आप अपनी पत्नी को बिना अपनी पत्नी के जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो उन्हें बता के जाएंगे। और पत्नी से कहा जाता है जो फेरों के समय कि आप जब कहीं बाहर जाएंगे तो इनसे पूछ कर जाएंगे। तो देखिए पूछने में और बताने में दोनों में कितना अंतर है। तो ये जो लिखे हुए मंत्र हैं ये भी इतने बायस्ड होके, यानी ये भी एक तरफा है कि जिससे कि पुरुष प्रधान समाज ही बना रहे। तो ये कह रहे हैं इन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की जिससे वर वधु आसानी से समझ सके। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयास किए। 1888 में ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उन्होंने कहा मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को रोकने का काम मत कीजिए। किसी उपाधि से सम्मानित हो जाने के बाद व्यक्ति पहले जैसा संघर्ष नहीं कर पाता। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो जो कहते थे उन्हें अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। सबसे पहला कदम उनका था अपनी पत्नी सावित्री बाई को उन्होंने शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी के अतिरिक्त अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सिखाया। बचपन में एक बार लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की। उन्होंने उसे पिता को दिखाया तो वे आग बबूला हो उठे। तब सावित्री ने क्या किया, उनकी पत्नी ने वो पुस्तक छिपा दी। 1840 में जब ज्योतिबा से विवाह होने पर वे उस पुस्तक को ससुराल ले गई और शिक्षित होने पर ही वे इस पुस्तक को पढ़ पाई। तो बड़ी वो बात है कि सावित्री जी की भी इतने अच्छा किस्मत की बात कि उनको ज्योतिबा फूले जैसे पति मिले जिन्होंने उसे उस समय में अंग्रेजी तक पढ़ना सिखाया। तो ये कितने गर्व की बात है। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना। यह पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला थी। इसके लिए ज्योतिबा और सावित्री बाई को अनेक रुकावटों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। अब देखिए पहले ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की, देखो क्या क्या बताएंगे उनको। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने भी बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। यानी ज्योतिबा को घर से निकाल दिया गया उनके पत्नी सहित। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया गया, पर उन्होंने 1840-1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। और उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया।
वे दलितों शोषकों के हक में खड़े हो गए। महात्मा फूले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया, एक उदाहरण बन गया, जो कि हमें आज तक प्रेरणा देता चला आ रहा है कि हमें किस प्रकार से उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखें, विशेष तौर पर लड़कियां, कि देखिए सावित्रीबाई का नाम हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। शायद अगर वो इतना बड़ा कदम ना उठाते स्त्री शिक्षा का, और छोटे जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई कदम ना उठाते, तो ना मैं आज आपको पढ़ा रही होती और ना ही आप मेरे बच्चे पढ़ रहे होते, है ना। तो ये एक बहुत ही सम्मानित नाम है जिसको कि हमें याद रखना चाहिए। तो बच्चों, दो इसके प्रश्न आप कर जाना। एक तो ये आप जरूर कर जाना, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित बताइए। जो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सूची बनाने वाले ही उच्च वर्ग के लोग थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम न रहे और सामाजिक मूल्यों में कोई बदलाव आए। इस वजह से, इस गुस्से से आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है उनका नाम बहुत ही सोच समझकर उनके सूची में शामिल नहीं किया गया। ठीक है। एक इनका जो विरोध है वो आप जरूर करके जाइए कि जो उनका समाज में फूले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों का किस प्रकार से विरोध हुआ, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि लोग रास्ते में खड़े हो जाते, उन्हें गालियां देते, उन्हें पत्थर मारते, यहाँ तक कि उन पर गोबर तक उछालते और बहुत कड़ा विरोध करते। यानी उनका कहीं भी जाना, बाजार जाना, अपने घर से निकलना, लोगों ने उनका जीवन दूभर कर दिया था। तो ये है हमारा आज का पाठ, जिसका नाम था ज्योतिबा फूले, और इस पाठ को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।